MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, तैयार हो जाइए। अगले 1 महीने नजरें बिहार पर रहेंगी, क्योंकि बिहार में चुनाव का ऐलान जंग हो गया और लोग पूछ रहे हैं अब की बार केकर बिहार। चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। देखा आपने, पूरी तैयारी हो गई और कई तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि खेल पलट देंगे, लेकिन इसमें कौन विजय रहेगा, कैसे चाल चली जा रही है, एक एक चीज आपको बताऊंगा और कौन सीएम रहेगा इसकी भी जानकारी दूंगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एनडीए, जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है और पूरी तरह से तैयारी है। बिहार में अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। अलग अलग सीटों पर फुल फ्रेम दिखाइए कैसे पूरी तैयारी की जा रही है बिहार में। और अब इधर देखिए आप, 2 लड़कों की जोड़ी बताया जा रहा है कि बिहार में खेल करेंगे। तेजस्वी दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। आगे आपको बताऊंगा कि महागठबंधन में कहां पर पेंच फंसा हुआ है। अब दर्शकों, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं। जो बड़ी बात है वो ये कि अलग अलग फेजेस में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है 2 फेज, जिसमें पहला है 6 नवंबर और 11 नवंबर। और कहां कहां पर चुनाव होंगे आप देखिए। आपका जिला इसमें कौन सा है? में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है दर्शकों कि जिस तरह से ऐलान किया गया है, आप इन तारीखों को नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और जहां आपका क्षेत्र है उसे देख लीजिए। ये आप देखिए, ये पूरा बिहार का मैप है। पहला चरण है 6 तारीख को, दूसरा चरण है जब आप मतदान के लिए जाएंगे 11 और 14 नवंबर ऐलान हो जाएगा, पता चल जाएगा अब की बार बिहार में किसकी सरकार। दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार में सियासत का पारा परवान चढ़ चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव को लेकर हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं गठबंधन के फॉर्मूले बन रहे हैं तो कहीं बगावत की आहट सुनाई दे रही है। एनडीए हो या इंडिया अलायंस, हर तरफ रणनीति बैठकों का दौर जारी है। कहीं सीट शेयरिंग पर माथापच्ची तो कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सस्पेंस। इस चुनाव में हर खेमे में गहमा गहमी है। नीतीश कुमार अपने सुशासन के नाम पर फिर मैदान में हैं, तो तेजस्वी यादव परिवर्तन के नारे से एनडीए की टेंशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई जनता के दिल में है। जनता तय करेगी बिहार में इस बार किसकी किस्मत चमकेगी, कौन सत्ता में लौटेगा और किसका सपना अधूरा रह जाएगा। यानी बिहार का चुनावी रण अब और भीषण होने वाला है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि बिहार में कैसे तैयारी की जा रही है। अलग अलग दल पूरी तरह से तैयार है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है
और इस महायुद्ध को 2 चरणों में संपन्न कराने का फैसला लिया गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान नोट कर लीजिए 6 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को दर्शकों वोटिंग होगी और दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे जरूरी बात यह कि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पारदर्शी ढंग से मतदान कराए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 203 सामान्य सीटें हैं, 2 एसटी की हैं और 38 एससी की सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार में मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ है और इस बार बिहार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 14 लाख है। साथ ही बताया कि एक बूथ पर सिर्फ 1200 मतदाता ही वोटिंग के लिए जाएंगे। ऐसे में इस बार बिहार चुनाव में पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ेगी और हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था होगी, जिससे अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकें। लेकिन बिहार चुनाव में पहली बार क्या क्या होने वाला है? 25 साल में पहली बार 2 चरणों में चुनाव रहेगा। हर बार ज्यादा होते थे, लेकिन चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में 48 लाख नाम काट दिए गए हैं और पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। ऐसे सिंबल आपको नजर आएंगे। जन स्वराज पार्टी पहली बार बिहार के चुनाव में मैदान में आई है। तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े बेटे, उन्होंने आरजेडी से अलग अपनी नई पार्टी बना ली है। पारिवारिक कलह के बीच तेजस्वी के लिए यह पहला चुनाव है और चुनौती उनके सामने बड़ी है। लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ है, वैसे ही एनडीए और इंडिया अलायंस ने दावे करने शुरू कर दिए हैं। सुनवाता हूं आपको। लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, लूट खसोट बलात्कार। ये अपने बाबूजी से पूछे हैं कि उनके बाबूजी ने चरवाहा विद्यालय खोला था और नीतीश बाबू ने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। तो जरा इनको देगा क्यों फिर से उचक्कों का राज आने के लिए, जंगल राज आने के लिए। और मुझे लगता है कि इस बार हमारा बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से बातचीत हो रही है और हम लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देंगे। पिछली बार बहुत ही कम वोटों के अंतर से हम लोग सत्ता में आते आते चूक गए थे, तो निश्चित तौर से हमारा बेहतर तैयारी होगी। पर हम मानते हैं कि थोड़ी तैयारी में चूक थी, जो इस बार नहीं होगी। सुना आपने, पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। चुनाव का ऐलान तो हो गया, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरजेडी है और दोनों में टक्कर जबरदस्त है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मुकेश सैनी जो राहुल और तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं, उनको सीएम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। लेकिन अभी तक इस समय सीट शेयरिंग पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन फिर भी दावे किए जा रहे हैं। आइए बिसात क्या कहती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी पेंच फंसा हुआ है दर्शकों। किसके खाते में कितनी सीट जाएगी ये अब तक क्लियर नहीं है। यहां तक कि सीएम फेस कौन है ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है। इस बीच तेजस्वी यादव 138 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी कांग्रेस को सिर्फ 52 सीट देने के मूड में है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी की 138 के अलावा 35 सीट मिलने की उम्मीद है। तेजस्वी पीछे नहीं हट रहे। साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को मात्र 15 सीट मिलेंगी। इसके अलावा आरएलजेपी और जेएमएम को 3-3 सीट दी जा सकती है। वैसे तो यह महागठबंधन का फॉर्मूला
तेजस्वी यादव वाला फॉर्मूला है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से अब तक फाइनल मोहर नहीं लगी है। चालें चली जा रही हैं। कांग्रेस इस चुनाव में 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। दर्शकों, कांग्रेस 2020 चुनाव के पैटर्न पर सीट शेयरिंग की बात कह रही है, लेकिन तेजस्वी यादव इस डिमांड पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं और इसीलिए दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन कई अपने आप को डिप्टी सीएम बता रहे हैं। सुनिए जरा मुकेश सैनी क्या कह रहे हैं। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? डिप्टी सीएम। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, इधर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है और उधर एनडीए पूरी तरह से तैयार है। एनडीए की तैयारी देख रहे हैं आप, फ्रंट सीट पर आ गए। ये तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। ये देखिए, सम्राट चौधरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे और नीतीश पीछे बैठे हुए हैं और इसकी चर्चा अब बिहार में जोर शोर से होने लगी है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू है, दूसरी तरफ है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जो सीटों को लेकर दावे कर रहे थे। लेकिन अब खबर यह है दर्शकों की दोनों के बीच में सुलह हो गई है। इसका सीधा मतलब ये कि इस रेस में एनडीए आगे हो गई। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। दर्शकों, दावा है कि बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई है। आपको यह भी बता दूं, बीजेपी 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ सकती है, साथ ही जेडीयू के खाते में भी 100 सीट जाने वाली है। हालांकि चिराग पासवान के मन के मुताबिक उन्हें 26 सीटें दी जा सकती हैं। दर्शकों, वहीं जीतन राम मांझी को 8 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को 8 सीटों की उम्मीद है। यानी एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लॉक हो चुका है। जानकारी है कि बीजेपी के कई विधायकों का टिकट काटा जा सकता है और बीजेपी में 20 से 30 विधायकों पर मंथन चल रहा है। 70 से ज्यादा उम्र वाले एमएलए को रिपीट नहीं किया जाएगा। साथ ही पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आपको यह जानकारी दे दूं कि इसी को लेकर पूरी तरह से तैयारी हो रही है। लेकिन अभी इस समय वोटर्स पर नजर है, क्योंकि कौन किस जाति का है यह सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार में जाति की राजनीति होती है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा बिहार में जातिगत समीकरण क्या कहते हैं। आइए जरा बताते हैं। सबसे पहली बात यादव की। बिहार में यादवों की आबादी करीब 14% है। गांव में इसकी चर्चा हो रही है। यादव खासकर आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। यादव इसी वोट बैंक के दम पर 2020 में आरजेडी 23% से ज्यादा वोट शेयर के साथ आगे निकली थी। और मुसलमान, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। यह वर्ग एमवाय समीकरण का दूसरा स्तंभ माना जाता है, मुस्लिम यादव। लेकिन मुस्लिम वोट में इस बार सेंधमारी हो सकती है। दर्शकों, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां कुछ सीटों पर खेल कर सकती हैं। कुर्मी और कुशवा, इसको आप समझिए, बिहार में ओबीसी सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ओबीसी वोटर्स की आबादी 27% के पार है। ये वर्ग जेडीयू के कोर सपोर्टर माने जाते हैं और कुर्मी पृष्ठभूमि की वजह से नीतीश कुमार के साथ है। एनडीए में बीजेपी को भी ये समर्थन देते हैं। अति पिछड़ा 36% आबादी के साथ सबसे बड़ा वर्ग है बिहार में। और बिहार की सत्ता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण यही लोग हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इस वर्ग पर एनडीए की पकड़ मजबूत है, लेकिन आरजेडी भी इसे साधने की कोशिश में जुट गई है। और बिहार में इनकी आबादी 19% से ज्यादा है। दलितों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दलित खासकर एनडीए के वोटर माने जाते हैं और चिराग पासवान की इस वर्ग में अच्छी पकड़ है। कुछ इलाकों में आरजेडी के साथ भी दलित वर्ग जाता है, लेकिन सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ ये कहां जाएंगे, क्योंकि बिहार में इनकी आबादी 15% से ज्यादा है और इस वर्ग पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। 2020 में बीजेपी के 47% उम्मीदवार सवर्ण थे। इससे आप समझ सकते हैं कि इस समय बिहार में जाति का खेल भी बहुत मायने रखता है। सुनिए जरा क्या कह रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इस चुनाव में 2 मुद्दे बहुत साफ हैं।
एक तरफ विकास है जो जमीन पर दिखता है, एनडीए सरकार की अगुवाई, दूसरी तरफ है लंबी लंबी बातें करने वाले जिनके काम की याद दिलाएं तो याद आती है अपहरण, लूट, जंगल राज, खौफ, जहां विकास कभी मुद्दे में नहीं था। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है बिहार की जनता को कि फेयर इलेक्शन होगा, तो हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सख्ती से जो घोषणा की है उस पर अमल करें। 14 है तेजस्वी जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के मतदाता उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्यार और स्नेह देगा, जो फलाफल के रूप में आएगा। समय थोड़ी कम मिली है, नामांकन के बात अलग है, 17 और 20 दी गई है, आज 6 तारीख हो गया है और बिहार के मन में एक ही झलक है बिहार में बदलाव का। 25 से 30 तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को मिलेगा 235। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है। सुना आपने दर्शक, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है जो चुनाव में मुद्दा बन सकता है, वो क्या है? सौगात। क्योंकि बिहार में सरकार सौगात दे रही है, चुनाव से पहले कई सौगातों का ऐलान किया है और मेट्रो की सौगात भी दी। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। महिलाओं का भी खास सपोर्ट मिले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, इसके लिए महिलाओं को भी सौगात दी गई है। तो क्या ये सौगातें बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए गेम चेंजर साबित होगी और चुनाव में जीत दिलाएगी? आइए आपको बताता हूं इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। क्योंकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने कई बड़ी सौगात दी है। पटना में मेट्रो को सीएम नीतीश ने आज ही हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं। अब मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने की तैयारी है। हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वादा किया गया है। बिहार के कई जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खुलने वाले हैं। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में दिए गए हैं। नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी की बात भी कह चुके हैं और इसके साथ किसानों से फसल बीमा योजना का भी वादा किया गया है। इसका सीधा मतलब आप ये समझिए कि जाति के साथ साथ सौगात का फैक्टर भी काम करने वाला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में गेम बिगाड़ने के लिए आ गए। उसमें सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। वो आरजेडी से महागठबंधन में जाना चाहते थे, गुजारिश की, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी, तो अब उन्होंने आरजेडी को 24 सीट लेने का चैलेंज कर दिया है। सबसे पहली बार चुनाव मैदान में आ गए प्रशांत किशोर और इनका कहना है कि ये भी गांव-गांव में घूमे हैं, ये भी कई बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ये तेजस्वी के लिए चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि इन्होंने पार्टी बना ली है और सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी और एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली। आपको बताता हूं, खबर हमारे पास है, मैथिली ठाकुर जो गाने गाती हैं, भजन गाती हैं, वो भी चुनाव मैदान में आ सकती हैं और खबर यह है कि दरभंगा से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो देखा छोटे दल कैसे खेल बिगाड़ेंगे और इसके लिए क्या तैयारी है उनकी। आइए जरा आपको समझाता हूं मैं। ये आप देखिए, जन स्वराज पार्टी, सबसे पहले प्रशांत किशोर, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाया है। चुनाव में प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार को हथियार बना चुके हैं। बीजेपी के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। दावा है कि पीके मुखिया और सरपंचों को मैदान में उतारेंगे। अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी।
ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार काफी चर्चा में है। AIMIM सीमांचल की 24 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछले चुनाव में AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार ओवैसी ने 24 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है। फिर आते हैं तेज प्रताप, इनको RJD से निकाल दिया है, इसलिए RJD को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वो इस चुनाव में लालू यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि वो RJD के वोट में सेंध लगा सकते हैं। उनका कहना है कि मेरे रगों में लालू प्रसाद यादव का खून है, साथ ही तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट हमले भी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार में खेल इस बार बहुत मुश्किल है। लेकिन ओवैसी कैसे दावा ठोक रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे बड़ी बात यह दर्शकों कि सब दावा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बिहार में CM की रेस चल रही, कौन कितना आगे है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। ये आप देखिए बिहार का अगला CM कौन है, थोड़ी देर इन नामों को देखिए। पहले हैं तेजस्वी यादव। 35% लोग एक सर्वे में मान रहे हैं कि तेजस्वी CM बनेंगे। और उसके बाद दूसरा नंबर आ गया है प्रशांत किशोर का। 23% लोगों ने इन्हें वोट दिया है। नीतीश कुमार लंबे समय से CM हैं, लेकिन इस बार भी टॉप 3 में है। 18% लोगों का मानना है कि नीतीश को CM बनना चाहिए। बाकी दो, जहां बीजेपी के सम्राट चौधरी जो डेप्यूटी CM है, इनका नाम दिया गया तो 7% लोगों ने कहा कि इन्हें CM बनना चाहिए। और चिराग पासवान युवा हैं, बड़ा चेहरा है, 10% लोगों का मानना है कि चिराग को CM बनना चाहिए। लेकिन यह बिहार की जनता तय करेगी कि आखिर CM कौन बनने वाला है और इसे लेकर क्या कहा जा रहा है। छोटे दल क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए जरा। जनशक्ति जनता दल, जन की शक्ति जब उसमें मिला तो तैयार हुआ जनशक्ति जनता दल। और ये जनशक्ति जनता दल हम लोग जितना भी सीट है सब पे अपना प्रत्याशी उतरेगा, हम लोग चुनाव को लड़ने का काम करेंगे जहाँ जहाँ। क्योंकि अभी ऑफिशियली हम अपने पार्टी से हम अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन इसको परसों हम अनाउंस करके हम बता देंगे कि किन किन सीटों पे हमको लड़ना है चुनाव। अपने बच्चों के लिए वोट दो, सही लोगों को जिता कर लाओ। अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा हो जाए उसको भी हराओ, कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, भाजपा जीते या न जीते, मोदी, प्रशांत किशोर, नीतीश, लालू जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, बिहार के बच्चे जीतने चाहिए। इसलिए कोई गलत आदमी को वोट मत दो। देखा दर्शकों आपने। अब आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन खल्लास। ये ऑपरेशन क्या है और इस ऑपरेशन में कैसे अपराधी कांप रहे हैं, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले 24 घंटे के अंदर 2 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। 1 लाख का इनामी खल्लास हो गया। देख रहे हैं आप, ये सहारनपुर यूपी में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 1 लाख का इनामी ऑपरेशन खल्लास में खल्लास किया गया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। फर्रुखाबाद में देख रहे हैं आप, फिरोजाबाद में, जहां 2 करोड़ की लूट का आरोपी एनकाउंटर में मार गिराया गया और इसने पुलिस पर भी हमला किया है दर्शकों। लेकिन आपको दिखाता हूं, जहां पर पहुंचे हुए थे अनुज चौधरी, और अनुज चौधरी बाल बाल बचे। खबर यह है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे और उनको गोली लगी है, लेकिन वो अभी ठीक हैं। दावा किया जा रहा है कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। अब आपको दिखाता हूं मैं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये मेरठ में बदमाश अब भी नहीं मान रहे। ऑपरेशन खल्लास के बाद आलम यह है कि लड़की को छेड़ा जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन खल्लास जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही इनकी हालत कैसी हो गई है, आइए जरा आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये छेड़खानी कर रहा था, अब ऑपरेशन खल्लास में क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको मैं, सुनवाइए जरा। गलती हो गई जी, आप ना करूं जी, मुझे माफ कर दो जी, गलती हो गई जी सर, अपना गलती हो गई जी, आप ना करूं जी, मुझे माफ कर दो जी। शपथ है संविधान की, रण है सुरक्षा का और सिद्ध है अपराध मुक्त यूपी।
ब्रांड योगी के इस शपथ के बीच जो अपराधी आएगा ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी का यही प्रण पूरा करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन खल्लास लॉन्च किया तो 24 घंटे में ही 2 दुर्दांत ढेर हो गए। जो बचे वो गिड़गिड़ाने लगे, माफी माफी चिल्लाने लगे। हम शपथ लेते हैं कि आपके चाहे बंदूकबाज हो या गोलियों से खेलने वाले, योगी की शपथ को जिसने चुनौती दी या तो मिट्टी में मिला या दुनिया से अलविदा कह दिया। फिर चाहे लॉरेंस हो, गोल्डी जैसे इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के गुर्गे ही क्यों ना हो। देखा, लेकिन ऑपरेशन खल्लास कैसे यूपी पुलिस अंजाम दे रही है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ अपराधी हैं जो मान नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में। यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के सफाए की शुरुआत कर दी है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 बड़े अपराधियों को मार गिराया है। 20 दिन में पुलिस ने उत्तर प्रदेश में 8 अपराधियों को ऑपरेशन खल्लास में खल्लास कर दिया। सहारनपुर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी इमरान को मार गिराया है। आपको बता दूं, इमरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। वो लूट और चोरी जैसी वारदातों में लंबे समय से वांटेड था। इमरान के साथी मेहताब और नईम पहले ही एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसके बाद फिरोजाबाद, जहां पुलिस ने भी नरेश नाम के बदमाश को मार गिराया है। नरेश 2 करोड़ की लूट में वांटेड था, लेकिन जैसे ही उनके पीछे पुलिस की टीम गई, एनकाउंटर के दौरान नरेश ने एएसपी अनुज चौधरी को गोली मार दी। आप सोचिए जरा। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से अनुज चौधरी की जान बच गई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश नरेश मौके पर ही खल्लास हो गया है। नरेश यूपी, दिल्ली, हरियाणा तक कई वारदात को अंजाम दे चुका था और लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब मैं आपको बताता हूं एसएसपी सहारनपुर क्या कह रहे हैं, कैसे एक्शन लिया गया है, सुनिए जरा। कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं, उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे हैं। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे 1 गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में 1 गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। तो योगी फोर्स ऑपरेशन खल्लास में व्यस्त है, लेकिन कई हैं जिनका हाफ एनकाउंटर किया है और वो माफी माफी चिल्लाने लगे हैं, वो जान की भीख मांग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे योगी फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है और ऑपरेशन खल्लास कैसे आगे बढ़ रहा है। आइए जरा आपको बताते हैं। पुलिस ने पिछले 19 दिन में 8 बदमाशों को मौत की नींद सुला दिया है, जिनमें दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के आरोपी भी शामिल हैं। गाजियाबाद में 2 बदमाश रविंद्र और अरुण को मार गिराया है। दोनों बदमाश दिशा पाटनी के घर फायरिंग में वांटेड थे। 27 सितंबर को रामपुर में जुबेर उर्फ कालिया नाम के अपराधी को मार गिराया गया। कालिया गोरखपुर के दीपक हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इसके बाद 28 सितंबर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी को मार गिराया। नईम कुरैशी नाम का बदमाश मर्डर लूट में वांटेड था और मुजफ्फरनगर पुलिस ने दूसरा 1 लाख का इनामी भी 3 अक्टूबर को मार गिराया। मेहताब नाम के बदमाश पर 18 लूट के केस दर्ज थे। आप सोचिए जरा, 8 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं और 8 साल में पुलिस ने करीब 254 बदमाशों को खल्लास कर दिया है, मार गिराया है और अब ऑपरेशन खल्लास शुरू किया गया। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऑपरेशन को लेकर बार बार लोग सामने आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। देख रहे हैं आप अलग अलग मूवमेंट के जरिए कैसे धमकी दी जा रही है। सुनवाता हूं पहले आपको। ठीक है, मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर
गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, लुसाना रोड, सभीपुर पट्टी टावर के पास, टाटा चौक। भाई मिलूंगा, जिसको आना आ जाइयो। सुन लिया आप, यही है वो धमकी से पहले और धमकी के बाद, यही है उत्तर प्रदेश में। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो जबरदस्त एक्शन होगा। सुनिए जरा, धमकी से पहले आपने सुना, बाद में भी सुनिए। कहाँ रहने वाला तू? रहने वाला हूँ जी। अब करेगा ऐसी गलती? आज के बाद क्यों करी ऐसा? नशे में हो गई थी, आज के बाद बना देगा ये। नाम है तेरा? कहाँ रहने वाला तू? रहने वाला हूँ जी। अब करेगा ऐसी गलती? आज के बाद क्यों करी ऐसा? नशे में हो गई थी, आज के बाद बना देगा ये। कई अपराधी माफी मांग रहे हैं और कई तो शपथ ले रहे हैं, देख रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि आज के बाद ऑपरेशन खल्लास शुरू हो गया है, हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे। सुनिए जरा बदमाशों ने कैसे कसम खाई है। हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं बंगाल, क्योंकि बंगाल में जबरदस्त बवाल हो रहा है और सांसद खून से लाल हो गए। सोचिए जरा, सांसद, उसको भी पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये है बीजेपी के सांसद, जलपाईगुड़ी में जबरदस्त हंगामा हुआ। खगेन मुर्मू जा रहे थे लेकिन उन पर हमला कर दिया। देखिए जरा कैसे खून से लथपथ हैं वो। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, ये आप देखिए जरा, पत्थर और लाठी डंडों से गाड़ी पर हमला किया। उनकी गाड़ी के सारे कांच तोड़ दिए गए और जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं आप, पूरे पत्थर दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये शख्स पत्थर मारता है और सांसद को घायल कर देता है। उनके सुरक्षा कर्मी उन्हें लेकर जाते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं। आपको लगेगा पुलिस क्या कर रही है, पुलिस भी खड़ी हुई है लेकिन पुलिस के सामने भी हमला किया जा रहा है। देखिए जरा, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और उसके बावजूद हमला जारी रहता है। चप्पलों से यहाँ पर फिलहाल विधायक शंकर घोष के ऊपर हमला किया जा रहा है। वहीं पर मालदा के सांसद यहाँ पर खगेन मुर्मू पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, नागरा कटाई इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त भाजपा तस्वीरें देखिए, जहाँ पर इस वक्त फिलहाल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चप्पलों से यहाँ पर फिलहाल विधायक। अब देखिए आप, यहाँ पर जो लोग वहां पर खड़े हुए हैं, दावा किया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी के सांसद और विधायक को मार दो। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी हुई वहां पर। क्या बंगाल में सांसद भी सुरक्षित नहीं है? क्या बंगाल में विधायक भी हिंसा के शिकार हो सकते हैं? ये ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। उस बंगाल की तस्वीर जहां ममता 14 साल से सत्ता में है। ममता के राज में सांसद और विधायक पर खुलेआम अटैक हो रहा है। দেখতে পাচ্ছেন বিক্ষোভের সামনে কিন্তু বিজেপি কর্মীরা, দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতন সেই চিত্র। लेकिन ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता राहत कार्य को सियासत से जोड़ रही हैं। अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन दिया, उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। ये एक मुख्यमंत्री के शब्द हैं जो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह रही हैं। ममता बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री को राजनीति बता रही हैं। हालात ये हैं कि बाबा बागेश्वर ने भी बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना,
एक बहुत सामान्य बात हो गई है। देखा आप, लेकिन एक सांसद पर इस तरह के हमले, आप समझ सकते हैं कि बंगाल में हालात क्या हो गए। सांसद खगेन मुर्मू बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले। बंगाल में जलपाईगुड़ी में राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। इस हमले में सांसद मुर्मू का सिर फट गया और वो लहूलुहान हो गए। सांसद खगेन मुर्मू का सफेद कुर्ता और गमछा खून से लाल हो गया, देख रहे हैं आप। खून इतना बह रहा था कि वो बार बार रुमाल से अपना चेहरा पोंछते रहे। हमले की यह घटना जलपाईगुड़ी के दुआर्स के नागरकाटा इलाके में हुई। जब यह घटना हुई तब उनके साथ बीजेपी के विधायक शंकर घोष मौजूद थे और इस हमले में सांसद और विधायक दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुर्मू और घोष दोनों एक साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। सांसद और विधायक पर हमले के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ के नारे भी लगाए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इलाके की सड़क को भी ब्लॉक कर दिया था। जब दोनों पर हमला हुआ तब वहां पर ममता बनर्जी की पुलिस मौजूद थी, लेकिन खगेन मुर्मू और शंकर घोष, मालदा से सांसद हैं खगेन मुर्मू और संथाली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 3 बार हबीबुर से विधायक भी रहे। 2006 से 2019 तक हबीबुर से सीपीएम के विधायक थे। 2019 में बीजेपी में आए, दूसरी बार सांसद बनाए। और शंकर घोष सिलीगुड़ी से बीजेपी के विधायक बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। खगेन मुर्मू और शंकर घोष समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमला किया, ममता बनर्जी एक अलग सा तर्क दे रही है, लेकिन बीजेपी उन पर हमला बोल रही है। सुनिए जरा। अगर तुम फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन दिया उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए आमदार में नहीं जाने जाते हैं। इसी के लिए और कोई इंसिडेंट हो हम नहीं चाहते हैं। आप लोग शांत रहे। जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसे यदि लोकतंत्र का शोक गीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। सोचिए जरा, बंगाल में यह सब हो रहा है जो देश का एक बड़ा राज्य है, और वहां पर बाढ़ आई हुई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ममता बनर्जी ने दौरा भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर आरोप लगा रही है। दर्शक, जहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इलाकों में गई हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो सिर्फ दिखावा है। वो तो कार्निवाल में व्यस्त है। देखिए जरा, वहां पर कार्निवाल चल रहा है जहां पहुंची ममता बनर्जी। इस हमले से ममता बनर्जी बेपरवाह है। ममता ने सांसद और विधायक पर हमले की कोई आलोचना भी नहीं की। उनके बयान से साफ है कि वो इसके लिए सांसद और विधायकों को ही जिम्मेदार बता रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी सांसद राहत सामग्री नहीं पहुंचाते? उनको नहीं पहुंचानी चाहिए थी? क्या बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष ने राहत सामग्री पहुंचाकर गलत किया है? आप बताइए मुझे, क्योंकि सवाल इसलिए है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाना इनका काम होता है। जनता पसंद कर रही है तो गलत क्या है इसमें? आखिर सांसद और विधायक इसलिए ही तो चुने जाते हैं कि जब आप लोगों को जरूरत हो तो वो आपके पास जाएं। लेकिन ये सारी बातें ममता बनर्जी के लिए बेमानी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं। ममता बंगाल में बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। सोचिए आप, दरअसल ममता सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर कर रही है। यहां पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पश्चिम बंगाल में जानलेवा सियासत हो रही है या सियासी लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हिंसा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की काफिले पर हमला हुआ। पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर भी हमला हुआ
और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी हमला हो चुका है। विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी हमले हो चुके हैं और इसे लेकर अब ममता बनर्जी को निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए जरा। ट्राइबल नेता खगेन मुर्मू जी और हमारे विधायक जमीन पर है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। लहूलुहान है, खून कैसे बह रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है। और ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले ईडी की सी टीम हो, एनआईए की टीम हो, जेपी नड्डा जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय हो, इन पर भी जानलेवा हमला हुआ है। तो ये एक पैटर्न है। टीएमसी मीन्स तालिबानी मानसिकता और कल्चर। सारे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियां तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। पूरी तरीके से प्लान करके किया गया है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सीएम का भी इसमें उनका भी जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है सीएम की जानकारी बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। कि दिन दहाड़े बंगाल के अंदर मीडिया वालों के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक 2 बार के सांसद के साथ अगर इस प्रकार से मर्डरस अटेम्प्ट हो सकता है, उनको जान से मारने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से बुरे हालात हैं। खबर है कि लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, बड़ी संख्या में लोग गायब हैं, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बारिश और भूस्खलन की वजह से दार्जिलिंग में बुरा हाल है। आप देखिए तस्वीरों को। खबर है कि अकेले दार्जिलिंग में 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 2 से 3 दिन से पश्चिम बंगाल में बाढ़, बारिश और पानी से त्राहिमाम है। लेकिन अब तक ममता बनर्जी कोलकाता में कार्निवाल के मजे ले रही थी, जिसमें करीब 100 पुरस्कार प्राप्त दुर्गा पूजा समितियों ने झांकियों को सजाया है। खूबसूरती से सजे अपनी प्रतिमाओं के साथ भव्य परेड भी निकाल रहे थे और ममता बनर्जी वहीं पर गई हैं। इसलिए उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जनता परेशान है और आप कार्निवल में जा रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपके लिए आपके काम की खबर बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं और एकाएक वहां पर आग लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसा ही हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको जयपुर में इस समय सवाई मानसिंह अस्पताल में, ये देख रहे हैं आप, भीषण आग लग गई। लोग करे तो करे क्या, धुएं की वजह से वहां हाहाकार मच गया। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप, वहां पर आईसीयू में लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, और आग बुझाने का प्रयास किया। देखिए जरा कैसे आग बुझाएगी। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? अब मैं आपको बताता हूं, लोग अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए इधर मरीजों को निकालने के लिए वहां पर कोशिश की गई, कुछ लोगों की सांसें थम गई, उनको कैसे बचाया गया देखिए जरा। ट्रॉली पे लूं क्या? ट्रॉली वाला उठाओ आराम से, विक्की भी आराम से। कहाँ लेना है? आईसीयू में ले लो। हाँ। ट्रॉली पे लूं क्या? सोचिए आप, पूरा अस्पताल बाहर लग गया। देख रहे हैं आप, अस्पताल में आग लगी है। फुल फ्रेम दिखाइए, पूरा अस्पताल बाहर आ गया। कई मरीज खुले आसमान के नीचे हैं, एम्बुलेंस से देखिए आप जरा क्या हालात हो गए वहां पर। हॉस्पिटल में इधर जैसे ही पुलिस को खबर लगी, आग बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, क्रेन से भी आग बुझाई गई। देख रहे हैं आप, और इसीलिए अभी भी कहा जा रहा है कि इतना ऊपर आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, अस्पताल में इस समय क्या हाल है। अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिखाइए जरा अंदर, आप देखिए जरा। पूरे अस्पताल में इस समय हाहाकार मच गया है। आईसीयू वार्ड जलकर खाक हो गया है। जो अस्पताल में इक्विपमेंट्स लगे हुए थे वो पूरी तरह से जल गए हैं। और आपको ये अंदर की तस्वीर में दिखा रहा हूं, जहां पर मरीज भर्ती थे, अब सिर्फ वहां पर काले धुएं का गुबार है। और इसी को देखने के लिए आज पहुंचे, देख रहे हैं आप,
एसएमएस अस्पताल का दौरा करने पहुंचे सीएम भजनलाल। उन्होंने वहां पर अधिकारियों से बातचीत की है, जानकारी ली कि आखिर कैसे यहां मौत का अस्पताल बन गया है। जयपुर में जिंदगी देने वाला अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया। आईसीयू में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। आग और धुआं चारों तरफ फैल गया। लोग अपनों की जिंदगी बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग और अस्पताल की लापरवाही के आगे वो हार गए। सारे के सारे पूरे गार्ड नीचे सब उतर गए, अपने अपने मरीजों को खुद लेके गए। किसी ने एक भी सार नहीं लगवाया, नहीं तो पुलिस वालों ने कितना सारे बाहर रहे और अंदर अपने अपने मरीजों को लेने भी नहीं आने दिए। 2018 से जिस अस्पताल में हर साल आग लगने की घटनाएं हो रही थी, वहां सरकार और प्रशासन ने फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया? सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली? आँच कम हुई तो हमारा भी फिर हौसला अंदर घुसने के लिए पूरा हो गया। इसमें उस समय तो 6 को निकाल, एक बस 7 मरे हैं। लेकिन दर्शकों, अस्पताल में मौत का अग्निकांड कैसे आया है, कैसे आग लगी, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। रविवार देर रात ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं और रात 11:20 पर आईसीयू वार्ड के स्टोर में आग लगी। यहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे हुए थे। आग धीरे धीरे पूरे आईसीयू में फैल गई। खबर यह है कि हादसे के समय ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। बगल वाले दूसरे आईसीयू में 13 मरीज थे। परिवार वालों का आरोप है कि जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ था, वैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उस समय ध्यान नहीं दिया और जैसे जैसे आग बढ़ने लगी, आईसीयू में मौजूद वार्ड बॉय भी चले गए और डॉक्टर भी चले गए। मरीजों को बचाने की कोशिश तक नहीं की गई। परिवार वालों का आरोप है कि करीब 1.5 घंटे तक मरीज अंदर ही फंसे रहे। आग और दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मियों का कहना है कि धुआं पूरे वार्ड में भर गया था और इतना ही नहीं, वहां हालात खराब हो गए क्योंकि खिड़की का कांच निकालकर पानी की बौछार करना पड़ी। आग पर काबू पाने के लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा है। फिर मरीजों को बेड के साथ बाहर शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर्स शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं परिवार वाले कैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। वो लकीज हुआ तब वो रिश्तेदार ने फोन किया कि धुआं ही धुआं हो गया, जल्दी से आओ। हम 10 सेकंड में वहाँ पे पहुंचे। हॉस्पिटल का एक भी प्रशासन का आदमी नहीं था वहाँ पे। ये स्थिति थी। हम अंदर गए, 5 सेकंड हमसे ऊपर नहीं रह गए वहाँ पे। वहाँ क्या है, आग बुझाने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं होती है ना, सारी की सारी बंद पड़ी है। और वहाँ एक भी अभी तक क्या हो रहा है कि एक्शन लेने की बजाय लिपापोती हो रही है। और अब जाके देखना आप, वहाँ पे सफाई सारी हो गई, वापस नए के नए रख दिए होंगे। जांच में कुछ नहीं आना, ऐसा ही होता रहेगा। जनता को कीड़ों मकोड़ों की तरह साफ कर देते हैं ना, जैसे जला के, ऐसा हो रखा है। अभी 12 लगभग ये घटना हुए 12 घंटे से 12-13 घंटे हो गए, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, बिना बात है। हमें तो पता ही नहीं, यहीं बैठे हैं, पोस्टमार्टम की बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो चुकी है। हमें पता ही नहीं है कि क्या नाम है, पोस्टमार्टम हो रहा है। अस्पताल वालों पर तो अब विश्वास ही करना उठ गया है हमारा। विश्वास, जो अंदर आदमी थे वो इतना सा धुआं देखकर भाग गए। हम ही रुक रहे थे अंदर अपने पेशेंटों के लिए, जबरदस्ती कर रहे थे बेड खींचने की, पेशेंट को उठाने की, लेकिन जब किसी के पास नहीं हुआ तो सबको बाहर निकाल दिया गया। मैडम, हम तो कम से कम 15-20 मिनट तक अंदर अड़े रहे, लेकिन जब सबको बाहर निकाल दिया गया, हमने बाद में भी जबरदस्ती की कि जाने दो हमको, भाई हमारी अंदर मम्मी फंसी हुई है, निकालने दो। हमको बोल रहे थे कि आपकी सब सारे पेशेंटों को बाहर निकाल दिया है। मैडम, 17 सितंबर से हमारी मम्मी यहाँ एडमिट थी। अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सेफ्टी अलार्म नहीं था जो बच जाए, किसी को पता लगे, या कोई ऐसा सिलेंडर हो जिससे धुआं आग वाग बुझाई जाए, ऐसा कुछ नहीं था अंदर। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं जिन लोगों की मौत हुई है उसका असली गुनाहगार कौन है, कौन है जिम्मेदार। सवाई मानसिंह अस्पताल में अग्निकांड के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के जिस आईसीयू में आग लगी, वहां से 10 कदम की दूरी पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे। दावा है कि रात के समय फायर सिस्टम को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था और अस्पताल के कर्मचारियों ने भी फायर सिस्टम में यूज करने में, इस्तेमाल करने में मदद नहीं ली। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता तो आग को बढ़ने से रोका जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कुछ समय पहले ही
सवाई मानसिंह अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल के समय कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आग लगे तो फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग कैसे करना है। अस्पताल में अग्निकांड की घटना से साबित कर दिया है कि मॉक ड्रिल केवल दिखावा थी और घटना की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। सवाल सरकार की कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, अग्निकांड के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाए तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने दिखाया भी कि एफएसएल की टीम जो है वो भी यहाँ पे मौके पर पहुंची हुई है। जिस आईसीयू में आग लगी थी उसे सील कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले कि ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, महेश इसे दिखाइए कि जब यहाँ पे आग लगी थी तो किस तरह से मरीज जो है वो खुद को बचाने के लिए, साथ ही साथ मरीज के साथ जो तीमारदार थे वो बचाने के लिए, अपने पेशेंट को बचाने के लिए वो किस तरह से, देखिए सबसे पहले उन्होंने ये शीशा तोड़ा। उनकी यही कोशिश थी कि किसी तरह जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए किस तरह से ये सारी चीजें पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। सामने आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नजर आ रहा होगा। जैसा कि परिजनों का ये आरोप है कि अलर्ट अलार्म नहीं जल पाया था, अलर्ट अलार्म नहीं लग पाया, जिसकी वजह से जो है उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्या, और वो जब तक समझ पाते तब तक इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। वक्फ ने अब तो सेना की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, कब्रिस्तान पर वक्फ वर्सेस सेना हो गया। तस्वीरें दिखाइए, हैदराबाद में कब्रिस्तान पर विवाद है। वक्फ दावा कर रहा है लेकिन सेना अपना दावा कर रही है और कब्रिस्तान पर भाईजान वर्सेस सेना हो गया है। दर्शकों इसी कब्रिस्तान पर जैसे ही खबर मिली तो सेना की गाड़ियां पहुंच गई। देख रहे हैं आप, सेना के कई अधिकारी पहुंच गए ग्राउंड पर। सेना की टीम ने कहा कि ये जमीन हमारी है और इसी विवाद को लेकर अब कहा जा रहा है कि कब्जे की लड़ाई, माहौल बदल रही। देख रहे हैं आप, आर्मी ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे, क्या बातचीत हुई है सुनवाता हूं आप। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कागज सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे, नहीं मिलना, हमें ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कागज सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे। सुना आप, यानी आर्मी के जवान पहुंच गए और वक्फ की कब्जा नीति क्या अब भी चल रही है। आखिर हुआ क्या है, आइए आपको बताता हूं। हैदराबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर सेना और वक्फ आमने सामने आ गया। सेना की इस कार्रवाई से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सेना का दावा है कि जमीन उनकी है और वक्फ सेना की जमीन को अपनी जमीन बता रहा है। तेलंगाना सरकार ने विवादित जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की है और आवंटन के बाद वक्फ बोर्ड तुरंत जमीन पर अपना कब्जा लेने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही सेना को इस कब्जे की खबर लगी, सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वक्फ को कब्जे से रोक दिया। विवाद जुबली हिल्स इलाके में 2,500 गज जमीन का है और वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को मस्जिद गैराबाद की जमीन बताया है। गैजेट नोटिफाई कर जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ संपत्ति घोषित होते ही जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई। हालांकि सैन्य अधिकारियों का दावा है कि यह जमीन सेना की है। अब विपक्षी दल इसे कांग्रेस का मुस्लिमों के साथ धोखा बता रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए स्टंट चला था, जो अब सामने आ गया है, उसकी पोल खुल गई है। कैसे वहां पर आर्मी ने दावा किया है, सुनवाते हैं आप। ऑफिशियल लेटर आएगा तो कहना लगाई जाएगा कि ऐसे ऐसे कागज सम्मान। बट ऐसे हम इस ग्राउंड में अभी हम बोर्ड भी नहीं रहने देंगे, बता रहा हूँ मैं। हमें यहाँ बांध भी लगाएंगे, अभी टहनियाँ भी लगाएंगे। जब हमें आदेश मिलेगा मेरे तरफ से पूरा मिलेगा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आएगा वो चैनल वाइज मेरे पास लेकिन ऐसे ये देखा आपने दर्शकों कि कैसे दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि हर जगह वक्फ की जमीन कैसे आ गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख से ज्यादा संपत्ति है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा। वक्फ की यह संपत्ति 15 साल में दोगुनी हो गई। वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनकी सालाना कमाई 200 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। वक्फ के पास 1,50,000 से ज्यादा तो कब्रिस्तान है। वक्फ के पास मस्जिदों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा है। देश के 5 राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, जिसमें यूपी
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड माना जाता है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वक्फ की राजधानी कहा जाता है। हैदराबाद वक्फ बोर्ड के पास 77,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने ज्यादा प्रॉपर्टीज आई कहां से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसलिए ना तो गवर्नमेंट की जमीन में जा रहे हैं, ना हम किसी डिटेल्स की जमीन में जा रहे हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो 1 एकड़ 5 गुंठे जमीन है, इसमें 2500 गज जमीन नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। अगर उनके जमीन के आसपास कोई एक्टिविटी होती है तो वो लोग सिक्योरिटी मेजर से इमीडिएट अलर्ट होते हैं। लोग अलर्ट होकर आके देखते हैं। को बेचने के लिए ये लोगों ने एक प्लान किया है कि जुबली हिल्स के मुसलमान को क्या आवश्यकता है आज की तारीख में। भाई जुबली हिल्स बहुत ही कॉस्टली एरिया है, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े न्यू सिटीज जुबली हिल्स विधानसभा में बने हुए हैं, तो वहां के मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं है। तो रेवंत रेड्डी ने एक जमीन को आइडेंटिफाई किया, 1 एकड़ 5 गुंठे, जिसमें 2500 जो गज है वो आर्मी की जमीन है, सेना की जमीन है। वो सारी की सारी जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दे दी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सोचिए आप जरा कि जूता उछाल दिया जाता है। ऐसा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको क्या हुआ है। सीजेआई गवर्नर पर जूता फेंकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि एक वकील ने ऐसा किया है और अगली तस्वीर आपको बताता हूं। पुलिस ने आरोपी राकेश किशोर कुमार को हिरासत में ले लिया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक वकील ने चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की। आइए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश करने का मामला सामने आया है। एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता सीजेआई गवई की बेंच तक नहीं पहुंच पाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी वकील को पकड़ लिया। वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पुलिस आरोपी वकील को हिरासत में लेकर बाहर आ गई। वहीं सीजेआई ने कोर्ट में सुनवाई जारी रखी। सीजेआई ने कहा है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने घटना की निंदा की और आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को निलंबित किया। निलंबन के दौरान राकेश किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आरोपी वकील को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है आरोपी वकील सीजेआई की भगवान पर की गई टिप्पणी से नाराज थे। 16 सितंबर को भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर सुनवाई थी, जिसमें सीजेआई ने खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज की और कहा जाओ अपने भगवान से वो खुद ठीक कर दें। और 18 सितंबर को सीजेआई ने मामले पर सफाई दी, कहा मेरी टिप्पणी को गलत तरह से दिखाया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र सभी को सुनना चाहिए। हमेशा फिट रहना चाहिए, तन मन को स्वस्थ बनाना चाहिए। सूरज संग कदम मिलाओ, सुबह की सैर को अपनाओ, खान पान में रखो संयम, हर पल में बसता है जीवन का मर्म। फल सब्जी और पानी का साथ, दूर रखे हर बीमारी का घात। योग करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मन की शांति को पास बुलाओ। हंसी खुशी से दिन बिताओ, फिट रहना, फिट रहकर सपनों को सजाओ। नशे से दूर नींद को गले लगाओ, हर दिन नया ताजगी से सजाओ। यही हम कहेंगे कि हर दिन आपका इसी तरह से नया रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। भारत की बात है में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH